अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बायोग्राफी को, तारक रहमान की बायोग्राफी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो नोटेबल फीचर्स हैं उसके अंदर हम उनके कैरियर को डिस्कस करेंगे, उनके एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, उनके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, प्लस हम उनके जो राइटिंग के थीम्स हैं, जो फिलॉसफी है, उनको डिस्कस करेंगे, उनके नोटेबल वर्क्स की बात करेंगे। उसके बाद हम उनके जो अचीवमेंट्स हैं, जो अवार्ड्स हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तारक रहमान एक पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, पाकिस्तानी एक रिसर्चर हैं और उसके अलावा वो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, एकेडमी राइटर हैं। उन्होंने ह्यूमन कंडीशन के ऊपर, ह्यूमन इश्यूज़ के ऊपर जिस तरह बात की है, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तारक रहमान की लाइफ और अर्ली एजुकेशन की बात करें तो तारक रहमान जो कि एक मशहूर पाकिस्तानी एकेडमिक राइटर हैं, क्रिटिक हैं, वो 4 फरवरी 1949 में इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में बरेली में पैदा हुए। उनके अलावा वो एक वेल नोन स्कॉलर हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्च हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। पाकिस्तानी नेशनलिटी के होल्डर, ये लिटरेचर के राइटर अपने मुनफरिद मुकाम जो है वो पाकिस्तानी राइटिंग के अंदर रखते हैं। उनकी बर्थ के 2 साल बाद यानी 1951 में उनकी फैमिली पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई और उनके वालिद जो हैं वो समीउल्लाह खान, जो कि कलकल अब्टाबाद, जो पहले अब्टाबाद का नाम था वो कैकुल था, तो वहाँ में मिलिट्री एकेडमी में मैथमेटिक्स के एचओडी थे। उन्हीं मुनासबत से जो तारक रहमान, उन्होंने ब्रिटन हॉल, जो कि तब स्कूल था और अब इस वक्त आर्मी बर्न हॉल है, वो वहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद 1971 में आर्मी को ज्वाइन किया। मगर बाद में आर्मी में इंटरेस्ट ना होने की वजह से उन्होंने आर्मी को छोड़ दिया। उन्होंने 1978 में सिर्फ इस वजह से रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश का इलाका है, वहाँ पे आर्मी के अटैक के अगेंस्ट थे। और इस बात की तस्दीक होते ही गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने 1 अक्टूबर 2013 को तारक रहमान को ढाका में सिविल अवार्ड से भी नवाजा। 1979 में तारक रहमान ने ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप विन की, जिसकी वजह से उन्होंने 1985 में यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड इंग्लैंड से मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उन्होंने सबसे पहले लिटरेचर में पीएचडी करने का सोचा, लेकिन जल्द ही लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने लिटरेचर को छोड़ दिया क्योंकि इनका ज़्यादातर इंटरेस्ट सोशल साइंसेज में था। 1989 में उन्होंने गैल्सगो यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेट साइकिल्स में एमफिल लिटरेचर की डिग्री हासिल की। ये उस वक्त जो है वो 74 ईयर के थे और पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहते हैं। डॉक्टर तारक जो हैं, अगर उनके कैरियर की बात करें तो टीचिंग और एकेडमिया के तौर पर उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 1985 में पेशावर यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर से किया। उसके बाद 1987 में यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट हुए, जहां उन्होंने लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। 1990 में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ को ज्वाइन किया। दैन डॉक्टर रहमान 2004 में नेशनल प्रोफेसर और 2007 में टेन्योर प्रोफेसर। अब टेन्योर प्रोफेसर को जो है वो ऐसा प्रोफेसर होता है जो लाइफ टाइम जॉब विद सिक्योरिटी को गेन कर लेता है, वो बन गए थे। उन्होंने डीन ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन के तौर पर 2011 में बेकन हाउस यूनिवर्सिटी लाहौर को ज्वाइन किया और उसके बाद लेटर ऑन डॉक्टर रहमान ने 2014 में इसी यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ लिबरल आर्ट एंड सोशल साइंसेज के अहदे को कबूल करते हुए अपनी खिदमत शुरू की और आज तक इसी अहदे पर फाइज हैं। इसके अलावा डॉक्टर रहमान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वॉल्फसन कॉलेज के एकेडमिक विजिटर भी हैं और वहीं के कॉमन जो हैं वो रूम के मेंबर हैं। साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज़ के रिसर्चर फेलो भी हैं। इस तरह डॉक्टर रहमान तलीम और लिटरेचर से मुंसलिक मुख्तलिफ शोबों में अपनी सर्विसेज को पेश करते हैं जो कि काबिल तहसीन हैं। इस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी की अगर बात करें तो डॉक्टर तारक रहमान एक वेल नाउन क्रिटिक और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उनके वर्क्स और शॉर्ट स्टोरी को एक सीरीज़ की शक्ल में उनकी प्रीवियस कलेक्शन में पब्लिश किया गया। उन्होंने खुद से मुतल्लिक एक प्रेफेस भी लिखा जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी को 19 साल की उम्र में लिखा, जिससे उनकी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ अटैचमेंट को महसूस किया जा सकता है। उनका कहना है कि वो मैप्सेंट और ऑस्कर विल्ड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। वो पाकिस्तान के बारे में लिखना चाहते थे, इस वजह से उन्हें पाकिस्तानी लिटरेचर को बहुत नई हद तक जो है वो एक नए सिरे से एक्सप्लोर करना पड़ा। जिस वजह से उन्हें उर्दू लिटरेचर में मुंशी प्रेमचंद जैसी प्रोग्रेसिव राइटर्स को और उनकी मूवमेंट्स को एक्सप्लोर करना पड़ा। शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखने की शुरुआत से तारक रहमान की मैच्योरिटी और डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तानी लोकेशन की कोई सेंस नज़र नहीं आती। डॉक्टर रहमान ने अपनी स्टोरीज़ में मुख्तलिफ थीम और यूनिवर्सल थीम्स को प्रेजेंट किया है जिनका तल्लुक जो है वो ह्यूमन कंडीशन से है, उनके इशू से है, सच एज़ द वर्क।
स्टोरीज़ में जो ये स्टोरी है द वर्क, उसमें वो एक ज़रूरतमंद जो है वो वर्कर की मैकेनिकल रूटीन को शो करते हैं, जबकि बिंगो और मॉस्टिच ऐसी स्टोरी हैं जिनमें वो पास्ट को डिस्कस करते हैं। इन स्टोरीज़ में इंसान अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए जंग लड़ता हुआ नज़र आता है। उनकी बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिनमें हमें ऐसे जो थीम्स हैं वो नज़र आते हैं। अगर उनकी कुछ स्टोरीज़ को डिस्कस करें तो ट्रांसफिगरेशन जो है वो ये करप्ट प्रीस्ट के बारे में स्टोरी है, जिसको क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर के सोशल और रिलीजियस पैरामीटर्स के मुताबिक लिखा गया है इस स्टोरी को। इस स्टोरी में प्री इंडस्ट्रियल इरा के यूरोपियन सेटिंग भी मौजूद है। इसमें दूसरी यूरोपियन सेटिंग वाली स्टोरीज़ में जो है वो सेक्सुअल रिप्रेशन, सोशल हिपोक्रेसी, सोशल इनइक्वालिटी जैसे थीम्स को एक्सप्रेस किया गया है। इनकी इस तरह की स्टोरीज एक तरह का रिमाइंडर भी हैं कि ईस्ट और वेस्ट किस तरह एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो कल्चर वाइज हों या फिर सोशल। दोनों के कल्चर्स और ट्रेडिशन और प्रायोरिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं और आज भी इन दोनों तहजीबों में एक क्लैश मौजूद है। उनकी जो अगली स्टोरी है वो बिंगो है। ये एक अर्ली स्टोरी है जो 1970 में लिखी गई और पाकिस्तानी लिटरेचर की हिस्ट्री की पहली फ़िक्शन स्टोरी है, जिसमें 1971 की जंग को डिस्कस किया गया है। ये कहानी वेस्ट पाकिस्तानी नरेटर और सफ़ीर और उसके दोस्त जो हैं वो ताजसुर आग के इर्द-गिर्द घूमती है। ये दोनों मिलिट्री एकेडमी में एक साथ हैं और ढाका बांग्लादेश की सिविल वार्ड में जूनियर ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट होते हैं। ये स्टोरी जो है वो कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में है, जिसमें पाकिस्तान की जीत होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो माई बाप है। ये ब्रिटिश राज के दौरान रहने वाली एक बंगाल फैमिली की स्टोरी है। खालिद खान जो कि एक एम्बिशियस और जो है वो कैम्ब्रिज का एजुकेटेड यंग इंडियन है, वो इस वार के दौरान कॉलोनियल कॉर्प्स के ज़रिए यानी इंडियन सिविल सर्विस के ज़रिए बंगाल भेजा जाता है और अपने इर्द गिर्द लोगों को भूख की वजह से मरते हुए देखता है। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो एनिमल्स हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें रूरल सोसाइटी की डीह्यूमनाइजेशन को दिखाया जाता है। इस स्टोरी में एक साहिब होता है जो कि डार्क हवेली में रहता है और इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक एलियन जैसा होता है। ये एक माउंटेन लैंड होती है जहाँ वो रहता है और साहिब किसी न किसी तरह इस वक्त के इंग्लिश मैन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो उनकी फेमस स्टोरी है वो गेम है। ये स्टोरी कैडेट बॉयज़ के गिर्द घूमती है जो कि गांव के लड़कों के ग्रुप को सबक सिखाना चाहते होते हैं। उनका कसूर सिर्फ ये होता है कि वो जिस जगह पर खेल रहे होते हैं वो कैडेट समझते हैं कि उनकी ज़ाती मलकियत है और कोई भी जाहिल गवार इधर आकर उनकी परमिशन के बगैर नहीं खेल सकता। ये पाकिस्तानी सोसाइटी की क्लास सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, नज़र आती है। और इसमें जो है वो फेसिज़्म भी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ये अपर क्लास, एलीट क्लास जो होती है वो रूरल को किस और जो जो लोअर क्लास होती है उसको किस तरह देखती है। सो इसमें क्लास डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो मॉस्टेज है। ये पंजाब के गाँव की कहानी है, जैसे मॉस्टेज को प्राइड और ऑनर के लिए एक सिंबल समझा जाता है। ये मिथ जो है वो बढ़ जाती है और मॉस्टेज को लेकर दादू और लोकल चौधरी के दरमियान एक अनबन हो जाती है। लेटर ऑन दादू का नेफ्यू जिसके पास मोस्टेज होती है वो जॉब के लिए घर छोड़ जाता है और तब उनके घर वालों को पता चलता है कि ना हाइट ना स्ट्रेंथ और ना ही मोस्टेज की कोई वर्थ है, ये सिर्फ एक तरह की मिथ है। इन स्टोरीज़ की क्वालिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ है मगर ये रीडर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। ये बहुत सी जो है वो डेस्परेट लाइफ्स को टच करती है और यही डॉक्टर तौरक रहमान की राइटिंग्स की स्पेशलिटी थी। बहुत सी और भी शॉर्ट स्टोरी इसकी कलेक्शन में शामिल है जिसकी मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर उनके अदर पब्लिकेशंस और बुक्स की बात करें जो कि फेमस बुक्स हैं, उनमें आ फ्यू ऑफ हिज बुक्स इंक्लूड फ्रॉम हिंदी टू उर्दू, ये उनकी फेमस बुक है। लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, लैंग्वेज एजुकेशन एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो लिटरेचर इन इंग्लिश। उसके बाद लिंग्विस्टिक फॉर बिगनर्स। उनकी पब्लिकेशन जो कि रिसर्च बेस्ड हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स, लैंग्वेज और हिस्ट्री के बारे में हैं, जिसमें नॉर्थ पाकिस्तानी इंडिया के मुस्लिम पर एम्फसाइज़ किया गया है। उन्होंने इंटेलेक्चुअल वर्क के ऊपर भी पब्लिकेशन की हैं। स्कॉलरली जर्नल्स में शाया होने वाले 107 आर्टिकल्स के राइटर तारक रहमान हैं, जिसमें जो है वो इंसाइक्लोपीडिया पर भी उनके 10 आर्टिकल्स मौजूद हैं। कराची ऑक्सफोर्ड प्रेस यूनिवर्सिटी के अलावा इंडियाज़ ओरिएंट ब्लैक स्वान में भी उन्होंने रिसर्च वर्क को पब्लिश किया जो कि काबिल ज़िक्र हैं। वर्क नेम की बात की जाए तो अ सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ही पब्लिश्ड इन 3 शॉर्ट स्टोरी विद कलेक्शन एंड 2 एडिटेड बुक्स। अवार्ड एंड रिकग्निशन की बात की जाए तो डॉक्टर तारक रहमान को अब तक जो लाइफ है उसमें बेपनाह अवार्ड्स और रिकग्निशन से नवाजा गया है। उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। जैसा कि अगर उनकी प्रोफेशनल हिस्ट्री को देखा जाए तो 1995 से 1996 तक ये एक फुल ब्राइट स्कॉलर के तौर पर जाने जाते थे।
2004 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड नवाजा गया। उसके बाद 2009 में हायर एजुकेशन सेक्शन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड नवाजा गया। उसके बाद टाउज उनकी तरफ से 2014 में सोशल साइंसेज और ह्यूमनिटीज़ को रिसर्च के बेस पर इन्हें जो है वो हायर डॉक्टरेट की डिग्री दी गई, जो कि बहुत ऑनरेबल बात थी। लेटर ऑन 2014 में भी उनको सदर पाकिस्तान की तरफ से 17 इम्तियाज़ से नवाजा गया। इस तरह तारक रहमान ने अपनी ज़िंदगी में अब तक पाकिस्तान के मशहूर अवार्ड्स को अपने नाम किया है। उनके थीम्स एंड फिलॉसफी की बात करें उनके वर्क्स के अंदर, तो डॉक्टर रहमान ने अपने वर्क्स में ज़्यादातर ह्यूमन कंडीशन को और उनके इश्यूज़ को एज अ थीम के तौर पर प्रेजेंट किया है। ये वो ह्यूमन कंडीशन और इश्यूज़ थे जो इन्होंने पाकिस्तान के लोगों में डिस्कवर किए। सबसे पहला जो इशू था वो डिकन्स्ट्रक्शन ऑफ मिथ है। इंसानी ज़िंदगी में सोशल और पॉलिटिकल और रिलीजियस मिथ का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा, और लिटरेचर में भी हमें ये मिथ जो हैं वो कंट्रोवर्सीज़ के तौर पर देखने में मिलती हैं। तारक रहमान ने अपने वर्क्स खसूसी तौर पर शॉर्ट स्टोरी में इन मिथ को जो है वो डिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए मुख्तलिफ वेज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। ये वो मिथ हैं जो हमारी सोसाइटी में अपर क्लास लोगों ने इस्टेब्लिश कर रखी हैं। हमें ये मिथ जो हैं वो तारक रहमान की 3 मशहूर शॉर्ट स्टोरी में नज़र आती हैं, जिनमें बिंगो है, ईद मिलादुन्नबी है और द डाइंग विशेष शामिल है। इन कहानियों के शॉर्ट एनालिसिस के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि डॉक्टर तारक रहमान का पर्पस सिर्फ ये था कि वो अपने पढ़ने वालों को इन मिथ की जो रियलिटी है और सोसाइटी में इनकी मौजूदगी की साइड इफ़ेक्ट को डिटेल में के साथ एक्सप्लेन करें, ताकि लोग जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी जैसी बीटर रियलिटी से छुटकारा हासिल कर सकें। और ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन था जब लोग इन जो है वो इन क्लास फोबिया जैसी चीज़ों से बाहर निकलकर ज़िंदगी के असल मानों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो इशू था वो कल्चरल क्लैश था। कल्चरल क्लैश एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो दो ऐसे कल्चर के दरमियान होता है जो एक दूसरे से तकरीबन सारे ही मुख्तलिफ होते हैं। जो लोग एक लिमिटेड स्पेस में एक साथ रहते हैं और दो कल्चर्स का आमना सामना उनके साथ होता है, जिस तरह ईस्ट है और वेस्ट के कल्चर है। हमारे एशियन ममालिक में भी वेस्टर्न कल्चर और ट्रेडिशन इस कदर इमर्ज हो चुके हैं कि पाकिस्तान के लोग में यूरोपियन कल्चर की हाईलाइट देखने को मिलती है, जो कि कल्चरल क्लैश का बायस बनते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि लोग एक दूसरे के लिए लाइफस्टाइल्स और सिस्टम्स और वैल्यूज़ और जो उनके वर्ल्ड्स हैं उनके व्यूज़ को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाते और कल्चर के दरमियान एक गैप पैदा हो जाता है। ये क्लैश हमें इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में भी नज़र आता है। तारक रहमान की स्टोरीज़ मॉस्टेज में हमें एक जगह पर कल्चर के जो हैं वो क्लैश को देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों सोचने और समझने के नज़रियात मुख्तलिफ होने की वजह से वो कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता है। जैसे कि दादू और उसके नेफ्यू अपनी ट्रेडिशन को अच्छे से हैंड ओवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा जो है वो एग्रीवेटेड हो जाती हैं। इस थीम के ज़रिए राइटर हमें कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और मिसकंसेप्शन के बारे में अवेयर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो हमें क्लैश नज़र आता है, जो इशू नज़र आता है, वो पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स है। पोस्ट कॉलोनिज़म की थीम हमें इस तारक रहमान की मुख्तलिफ शॉर्ट स्टोरी में नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अलावा 71 की वार में बांग्लादेश के साथ और उससे बहुत सारी रिलेटेबल स्टोरी लिखी हैं। इन्हीं में से एक जो स्टोरी है वो चैरिटी है, जो कि उनकी कलेक्शन द लेगेसी एंड द अदर स्टोरीज से ली गई है, जो कि 1989 में पब्लिश हुई थी। इस स्टोरी में कल्चरल क्लैश के अलावा पोस्ट कॉलोनिज्म की थीम काबिल ज़िक्र हैं। इस स्टोरी में पोस्ट कॉलोनिज्म और पोस्ट इन्वायरमेंट को भी डिस्कस किया गया है। जब दो या दो से ज़्यादा कल्चर एक जगह पर रहते हैं तो क्या मुश्किल सामने आती हैं। जब सोशल एलिट्स अपना रोब अपनी रवायत को जो है वो इन्फीरियर नेटिव्स पर इम्पोज करते हैं, तो बहुत ही जो है वो बुरे कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। इस स्टोरी में जो है स्टोरी लाइन में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्टर्न स्टाइल पाकिस्तान एलिट्स को इमर्शन के तौर पर दिखाया गया है, जो रावलपिंडी राजा बाज़ार में मुकीम पुजीर होते हैं। स्टोरी लाइन का एनालिसिस करने के बाद रीडर्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसमें पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को एक्सप्लोर किया गया है। तारक रहमान की और भी बहुत सी वेस्टर्न स्टाइल की स्टोरीज हमें इस पोस्ट कॉलोनियल क्राइसिस के थीम के तौर पर नज़र आती हैं। इन मेजर थीम्स के अलावा तारक रहमान ने और भी कई थीम्स पर इमर्जिंग थीम्स पर पाकिस्तान लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें फॉलोइंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थीम्स उन्होंने अपनी स्टोरीज़ के अंदर यूज़ किए उनमें सेक्सुअल रिप्रेशन है, सोशल इनइक्वालिटी है, हिपोक्रेसी है, लाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन है, क्योंकि वो खुद भी एक मिलिट्री पर्सन थे जो बाद में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और उसके बाद रूरल एंड अर्बन कल्चर्स हैं, उन्होंने कल्चर्स को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट किया अपनी स्टोरीज़ के अंदर और इनको एज अ थीम के तौर पर भी दिखाया है। तो आज की वीडियो में हमने तारक रहमान की बायोग्राफी को देखा, उसके अंदर हमने उनके कैरियर को देखा, उनकी एजुकेशन को देखा, उनका थीम एंड फिलॉसफी को देखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।